Hello guys, this particular video is on PT365 Science and Technology। और इससे पहले सबसे पहले मैंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड 4 वीडियोस बना दिए हैं PT365 के। उसके अलावा मैंने आईआर का भी डाल दिया है, पॉलिटी का भी डाल दिया है, सोशल इशूज़ का भी डाल दिया है। और फिर ये पांचवा सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद कल दो बचेगा, डेट इज़ कल्चर और इकोनॉमिक्स। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होगा, दो पार्ट्स में मैं डालूंगा। तो दोनों पार्ट लगभग एक एक घंटा का होगा, तो टोटल 2 घंटा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं कवर कर दूंगा। और उसके अलावा आप फिर 3 से 4 घंटा सकते हैं रिवाइज करने के लिए उसको। तो मैक्सिमम 6 to 7 आवर्स में आपका ये 9 महीने का है टोटल। ये है लास्ट मई से लेके फरवरी तक। तो 7 से 8 घंटा में आसानी से आपका साइंस एंड टेक लगभग एक साल का रिवाइज हो जाएगा। और जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं होगी। रीज़न बीइंग कि कुछ ऐसे फैक्चुअल चीज़ें हैं जो बस कल हल्का जान लीजिए तो वही काफ़ी हो जाएगा। और जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जैसे गगनयान मिशन या चंद्रयान 2 और 3, तो ये सबको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। और जो 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, एज कंप्यूटिंग हो गया, जो भी इसमें आते जाएगा तो उसको मैं डेफिनेटली जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा तो मैं बेसिक से कवर कर दूंगा। एंड डू ट्रस्ट मी, मेरा ऑप्शन ऑलरेडी फिजिक्स है, तो डेफिनेटली दैट विल आल्सो हेल्प इन लेटिंग यू नो कि जो जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग द बेसिक्स। उतना भी बेसिक नहीं जाऊँगा, बस हाँ जितना काम का है उतना मैं बता दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। और आप PT365 का जो ये मटेरियल है डेफिनेटली आप सामने खोल के बैठिए, क्योंकि अब आपको स्क्रीन में उतना क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि काफ़ी ये मतलब छोटा इसका फॉन्ट होता है। तो डेफिनेटली मैं जैसे जैसे पेज पलटाऊँगा डेफिनेटली आप अपने मटेरियल में मार्क कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। और उसके अलावा सबसे पहले जितनी टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है, लेट्स से यहाँ पे हम सीक्वेंस वाइज ही डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एक करके सारी टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। रीज़न बिंग कि यूपीएससी को मिनिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी दिलचस्पी होती है। तो जो स्पेस टेक्नोलॉजी है डैट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो पीएमओ देखता है। और उसी के अंडर इसरो आता है। सेकंड टेक्नोलॉजी इज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी देखता है, जो भी प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टली अंडर आता है। और जो तीसरी टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी, तो ये बायोटेक्नोलॉजी देखता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टोटल दो डिपार्टमेंट्स है, वन इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। फोर्थ इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखता है। फिफ्थ इज नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी डीएसटी देखता है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सिक्स्थ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखता है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके अलावा डिफेंस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा देखा जाता है। हेल्थ तो पता होगा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा देखा जाता है। फिर आईपीआरस वगैरह जितने हैं वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा देखा जाता है। आईपीआर दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और जो रेन्यूएबल एनर्जी है वो देखा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। तो ये सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ेंगे उसके द्वारा कवर की जाएगी। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। फर्स्ट इज जो न्यूज़ में था, डेट इज़ डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल। तो इस पर्टिकुलर बिल का टारगेट ये था कि लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे और एक डेटा बैंक क्रिएट किया जाएगा। तो जो डेटा बैंक क्रिएट किया जाएगा उससे क्या होगा कि काफ़ी कुछ हेल्प मिल सकती है रिगार्डिंग क्रिमिनल एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, या कोई अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल है उसको पहचानने के लिए, या फिर इवन पैटर्निटी टेस्टिंग में। तो ये जो बेसिक्स है तो आपको ये पता होना चाहिए, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 4 केमिकल बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब ये जो चारों बेसिस होते हैं एटीसीजी, डैट इज एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, इनकी जो सीक्वेंसिंग होती है इसी से जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंस आता है। अगर सीक्वेंसिंग चेंज हो जाएगी तो जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो उस सीक्वेंसिंग को स्टडी करते हैं कि अच्छा बियर्स में क्या सीक्वेंसिंग है, ह्यूमन के इस पर्टिकुलर ऑर्गन में क्या सीक्वेंसिंग है। तो उस बेसिस के सीक्वेंसिंग से जेनेटिक मेकअप का पता चल पाता है। उसके बाद डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकता है। उसके अलावा इस बिल के बारे में देख लेते हैं। तो बिल में सबसे पहले एक डीएनए डेटा बैंक का क्रिएशन होगा। और ये डेटा बैंक से डेफिनेटली
कुछ ऑफेंसेस के इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिल सकती है, पैटर्निटी टेस्टिंग में हेल्प मिल सकती है। उसके बाद कोई अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल है तो उसको पहचानने में हेल्प मिल सकती है। उसके अलावा जो डीएनए का जो डेटा दिया जाएगा ये कंसेंट के द्वारा ही दिया जाएगा, रिटर्न कंसेंट के द्वारा। और फिर एक डिलीशन का भी क्लॉज होगा कि जो दे चुके हैं तो वो अगर चाहते हैं कि उनका डीएनए डेटा को डिलीट कर दिया जाए सरकार के द्वारा तो वो भी प्रोविज़न होगा। एक डीएनए डेटा बैंक है, उसके अलावा एक डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड होगा जो ओवरऑल अथॉरिटी होगा ये देखने के लिए कि डीएनए का डेटा किस तरह से यूज़ किया जाए, और ऑफेंसेस के लिए पेनल्टीज़ भी है। उसके अलावा देख लेते हैं नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में होता क्या है कि किसी का जेनेटिक मेकअप को चेंज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि किसी भी ऑर्गन्स में अगर कोई डिजीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जॉन्डिस में लीवर अफेक्ट होता है, तो लेट्स से अगर आप जॉन्डिस का क्योर चाहते हैं तो लीवर में कुछ अगर जेनेटिक मेकअप में चेंज कर दें कि लीवर ऐसा हो जाए कि जॉन्डिस हो ही ना, तो डेफिनेटली वो जीन थेरेपी का पार्ट हो सकता है। जीन थेरेपी में होता है कि जेनेटिक मेकअप को चेंज करना है, और जेनेटिक मेकअप कैसे चेंज होगा, ये केमिकल बेसिस की सीक्वेंसिंग को चेंज करने से। तो बस न्यूज़ में ये था कि जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स को पेश किया है। तो इसकी गाइडलाइंस आ गई है जीन थेरेपी से रिलेटेड आईसीएमआर के द्वारा। जीन थेरेपी क्या होता है वो आपको पता चल गया, लेकिन गाइडलाइंस इसलिए क्योंकि जीन थेरेपी का मिसयूज भी किया जा सकता है। तो गाइडलाइंस है कि सच दैट वो मिसयूज, जीन थेरेपी की मिसयूज को रोका जा सके। उसके अलावा इतना डिटेल में करने की, उस गाइडलाइंस को डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मेंस होता तो शायद इंपॉर्टेंट होता। ऐसे भी जीन थेरेपी की गाइडलाइंस मेंस के एंगल से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही फैक्चुअल और आउट ऑफ द सिलेबस टाइप की चीज़ है। थर्ड जो न्यूज़ है डेट इज़ मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव। अब क्या होता है कि वेरियस डिजीजेज होते हैं ह्यूमंस में, तो अब उस डिजीज़ से कोई एक ऑर्गन को अफेक्ट करती होगी वो डिजीज़, उससे उस ऑर्गन का डिफरेंट टिश्यू कैसे अफेक्ट होता है, डिफरेंट सेल्स कैसे अफेक्ट होते हैं। तो एकदम जो मिनिस्कल मिनिस्कल डेटा है जो मे भी हो सकता है कि आइसोलेशन में हो या फिर अच्छे से पता नहीं हो, तो उस चीज़ को पता करना और अच्छे से कंपाइल करना इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का काम है, मानव, दैट इज़ ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैंने बता दिया, और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देख रहा है। तो यूपीएससी यहाँ पे फंसा सकती है, पहले कि मानव क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत है, ये आपको पता होना चाहिए। कि मे बी यूपीएससी दे दे कि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख रहा है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर दो डिपार्टमेंट भी मैंने बताया, एक डीएसटी और एक दूसरा डीबीटी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मानव डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देख रहा है। उसके अलावा एक जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जैसे एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, उसमें क्या करते थे कि वेरियस ऑर्गेनिजम्स है, वेरियस टिश्यूज है, वेरियस ऑर्गन्स है, तो उसका जो जेनेटिक मेकअप है उसमें कुछ सिक्वेंसिंग होगी केमिकल बेसिस की, तो वो सिक्वेंसिंग को पता करते थे। उसी तरह ये इंडिया का प्रोजेक्ट है, सेम ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये इंडिया का प्रोजेक्ट है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ये क्लियरेंस दे दिया गया है 238 करोड़ का फॉर द रनिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे आईआईएससी बैंगलोर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, सीएसआईआर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही देखेगा। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही देखता है। और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जीन एडिटिंग से रिलेटेड एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है, डेट इज क्रिस्पर कैस9, तो आपको पता होना चाहिए। कैस9 एक इंजाइम है जो सीजर का काम करता है, इन ऑर्डर टू कट द जीन्स को काटने का काम करता है कैस9 इंजाइम। बायोटेक्नोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, एक तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जीन थेरेपी है, स्टेम सेल्स है, क्लोनिंग है, जीएम क्रॉप्स है, और फिर कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनफैक्ट 2019 में बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही यूपीएससी ने 3 सवाल पूछे, तो तीनों डिफिकल्ट सवाल थे। तो अगर बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है किसी स्टैटिक बुक से, देन डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू इन फेचिंग मोर मार्क्स। तो मेरा यहाँ पे मेन जो एजेंडा है वो करंट को डिस्कस करना है, और अगर स्टैटिक बहुत ही आपका अगर अच्छे से क्लियर नहीं है तो कोई एक बेसिक सी बुक जो आपके पास होगी उसको एक फर्दर रीडिंग दे सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी अमंग ऑल द स्टैटिक टेक्नोलॉजीज के स्पेस, न्यूक्लियर, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूपीएससी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में होता है। अब देख लेते हैं जीएम क्रॉप्स के बारे में। हाल में हुआ क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी आस्क्ड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू इनिशिएट एक्शन टू स्टॉप कल्टीवेशन ऑफ इलीगल हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी ऑफ बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन एक जीएम क्रॉप है और ये पेस्ट रेसिस्टेंट होता है, और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पिंक बॉलवर्म नाम का पेस्ट बीटी कॉटन को भी डिस्ट्रॉय कर देता था। तो एक हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी ऑफ बीटी कॉटन डेवलप किया गया,
जो इवन पिंक बॉलवॉर्म भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो डेफिनेटली ये यूज़फुल था, लेकिन अभी तक इसको क्लियरेंस नहीं मिली थी हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी ऑफ बीटी कॉटन को। तो इसको जब क्लियरेंस नहीं मिली थी तो ये यूज़ नहीं किया जा सकता, इसीलिए जियाक ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बोला कि आप जो इलीगल कल्टिवेशन हो रहा है उसको रोकिए। जीएम क्रॉप होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे जेनेटिक चेंज किया जाता है क्रॉप्स में, सच दैट कि या तो वो पेस्ट रेसिस्टेंट बन जाए या ड्रॉट रेसिस्टेंट बन जाए या उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, या कि बहुत केसेस में बायोफोर्टिफिकेशन भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस, जिस राइस में विटामिन ए को बायोफोर्टिफाई किया जाता है। ये जो जियाक बॉडी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये रूल्स 1989 के तहत बनाई गई थी। जियाक बॉडी का काम है कि जीएम क्रॉप्स को रेगुलेट करना। ये रूल्स 1989 के तहत बनाई गई थी, और रूल्स 1989 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाए गए थे। उसके अलावा गोल्डन राइस के बारे में मैंने बता ही दिया, विटामिन इन डिफिशियंसी को टैकल करने में हेल्प कर सकता है। उसके अलावा अगर बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स के बारे में अगर बात किया जाए तो न्यूज़ में एक मधुबन गाजर भी काफ़ी न्यूज़ में था। गाजर डेट इज़ कैरेट। तो मधुबन कैरेट जो गुजरात में ग्रो किया जाता है वो भी बायोफोर्टिफाइड है। वो कैरेट बायोफोर्टिफाई किया गया है किससे? बीटा कैरोटीन और आयरन से। तो डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। और एक स्पेशल वैरायटी ऑफ राइस है मुक्तोश्री राइस। मुक्तोश्री राइस एक कॉमर्शलाइज्ड राइस वैरायटी है डेट इज़ रेसिस्टेंट टू आर्सेनिक। वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। जो एरिया बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश का है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो इवन राइस में, क्योंकि राइस में कल्टीवेशन में वाटर का काफ़ी यूज किया जाता है, तो राइस क्रॉप के विद इन भी काफ़ी ज़्यादा आर्सेनिक अंदर घुस जाता है बिकॉज ऑफ बायो मैग्निफिकेशन। तो उसके चलते प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो मुक्तोश्री राइस है डेट इज़ कॉमर्शलाइज्ड राइस वैरायटी डेट इज़ रेसिस्टेंट टू आर्सेनिक, जिसमें आर्सेनिक का कंटेंट बहुत कम, नाम मात्र के बराबर होता है। उसके अलावा अगले टेक्नोलॉजी के तरफ आगे बढ़ते हैं, डेट इज़ स्पेस टेक्नोलॉजी। और डेफिनेटली अगर ये मैं ट्राई करूँगा कि अगर एक वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए तो दैट विल बी बेनिफिशियल। लेकिन अगर लेट से अगर लगेगा कि 1 घंटा से ज़्यादा खींच रहा है तो डेफिनेटली मैं इसको 2 वीडियो में डिवाइड कर दूंगा। सो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। सेकेंड इज़ स्पेस टेक्नोलॉजी। अब इसरो के डिफरेंट मिशंस के बारे में देख लेते हैं। अब नासा के मिशन, कौन सा मिशन है, कहाँ जा रहा है, बस इतना ही कर लेना, डैट इज़ इनफ। लेकिन इसरो के मिशन से, स्पेशली गगनयान, डेफिनेटली ज़्यादा चांस है कि यूपीएससी पूछेगा। तो गगनयान मिशन जो पहला आइडिया आया था 2004 में आया था। लास्ट ईयर कैबिनेट ने अप्रूवल दिया और ये लगभग 10,000 करोड़ रुपीज़ का मिशन है। इसरो का सबसे कॉस्टली मिशन होगा अभी तक का। और यहाँ पे क्या होंगे, रशियन फर्म का यूज़ किया जाएगा एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने के लिए। जो इंडिया से जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उसको ट्रेन करने के लिए डेफिनेटली इसरो रसिया का हेल्प लेगा। और उसके अलावा जो इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट है उसको व्योमनॉट्स कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल जो यूएसए से जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको एस्ट्रोनॉट कहते हैं, रसिया के एस्ट्रोनॉट को कॉस्मोनॉट कहते हैं, चाइना के एस्ट्रोनॉट को चाइना के एस्ट्रोनॉट को टाइकोनॉट्स कहते हैं, और इंडिया के एस्ट्रोनॉट को व्योमनॉट्स कहा जाएगा। उसके अलावा गगनयान मिशन के बारे में और फैक्चुअल डिटेल्स देख लेते हैं। ये जीएसएलवी के द्वारा भेजा जाएगा। तो इसमें टोटल 3 मिशन होंगे। 2 जो होंगे वो अनमैंड होंगे और लास्ट वाला मैंड होगा। अनमैंड मिशन पहले 2020 में भेजा जाएगा, फिर 2021 में भेजा जाएगा, और 2021 दिसंबर डेट इज 2021 के एंड में फाइनली मैंड मिशन भेजा जाएगा। ये लोग जो जाएंगे ये टोटल 2 से 3 लोग जाएंगे, 300 से 400 किलोमीटर ऊपर जाएंगे। ये 5 से 7 दिन के बीच में रहेंगे। और एयरफोर्स के डेफिनेटली जो पर्सनल्स होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। लास्ट तक 12 या 13 को सेलेक्ट किया गया था, उनमें से फर्दर सबको ट्रेनिंग दी जाएगी और फाइनली फिर 2 या 3 को सेलेक्ट किया जाएगा। और व्योम मित्र भी साथ में जाएगा। व्योम मित्र एक हाफ रोबोट है, हाफ ह्यूमनॉइड है, जो भी उस क्रू मेंबर का पार्ट होगा गगनयान मिशन में। उसके अलावा जो स्पेस टेक्नोलॉजी के जो एकदम बेसिक्स हैं, जैसे पीएसएलवी, जीएसएलवी, आपको ये पता होना चाहिए। पीएसएलवी 3rd जनरेशन का स्पेस लॉन्च व्हीकल है, जीएसएलवी 4th जनरेशन का है। जीएसएलवी में एक 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा क्रायोजेनिक स्टेज होता है। क्रायोजेनिक स्टेज के चलते क्या होता है कि हेवियर पेलोड्स को ऊपर उठाया जा सकता है। तो उसका 2 वर्जन है बेसिकली जो भी जीएसएलवी का जो भी यूज़ होता है। एक मैक 2 है, एक मैक 3 वर्जन है।
और पीएसएलवी 4 स्टेज का होता है। फर्स्ट और थर्ड स्टेज सॉलिड होते हैं, सेकंड और फोर्थ स्टेज लिक्विड स्टेज होते हैं। उसके अलावा चंद्रयान 2 के बारे में देख लेते हैं। जो न्यूज़ में आया था उसमें 3 पार्ट्स थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर तो अपना काम कर रहा है, लेकिन लैंडर और रोवर क्रैश कर गया था बिकॉज ऑफ हार्ड लैंडिंग। और नाम क्या था बस आपको पता होना चाहिए, लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। तो विक्रम लैंडर आपको नाम याद होना चाहिए। मे बी यूपीएससी इसको जस्ट स्वैप कर दे कि लैंडर का नाम प्रज्ञान दे दे और रोवर का नाम विक्रम दे दे। विक्रम लैंडर का नाम था। जो लैंड किया था, हार्ड लैंडिंग हो गई थी, जो गलती हुई थी वो विक्रम से हुई थी। मतलब इनफैक्ट विक्रम लैंडर था, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चांस है कि यूपीएससी स्वैप करेगा। उसके अलावा जो ये चंद्रयान 2 मिशन गया था, ये मून के साउथ पोल पे गया था। अब साउथ पोल पे भेजने का रीज़न ये था कि ऐसा माना जाता है कि मून के साउथ पोल पे आइस होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो डेफिनेटली उसको स्टडी करने के लिए डेफिनेटली साउथ पोल पे भेजा गया था। और उसके अलावा चंद्रयान 1 मिशन जो था वो पीएसएलवी के द्वारा भेजा गया था और ये चंद्रयान 2 जीएसएलवी के द्वारा भेजा गया था। ये डिफरेंस था। और उसके अलावा चंद्रयान 3 मिशन भी भेजा जाएगा। हुआ क्या था यहाँ, विक्रम और विक्रम लैंडर और जो प्रज्ञान रोवर था अपना काम नहीं कर पाए थे, तो चंद्रयान 3 मिशन भी जीएसएलवी से भेजा जाएगा। उसमें क्या लैंडर और रोवर होंगे, ऑर्बिटर नहीं होगा। और उसके अलावा यहाँ पे एक जियोटेल न्यूज़ में था। अब यहाँ पे इसी डायग्राम से ही समझ लेते हैं। होता क्या है, सन है तो सन से काफ़ी चार्ज पार्टिकल निकलते हैं। वो चार्ज पार्टिकल ही सोलर विंड होती है। जब ये अर्थ की तरफ आते हैं तो होता क्या है कि अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके चलते ये जो चार्ज पार्टिकल हैं जो सीधे जाना चाहिए वो थोड़ा डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। तो फाइनली एक ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये अर्थ है और अर्थ के पीछे आगे थोड़ा सा ही पार्ट रहता है, लेकिन अर्थ के पीछे एक ऐसा मतलब सी सा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी स्ट्रक्चर को जियोटेल कहते हैं। तो अर्थ के तरफ जब सन के चार्ज पार्टिकल्स आते हैं तो अर्थ का जो मैग्नेटोस्फेयर है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता है और इस शेप का एक जियोटेल बना देता है। तो ये जो शेप जो आप देख रहे हैं यही जियोटेल है। ये चार्ज पार्टिकल्स के डिफ्लेक्शन के चलते बनते हैं। तो हुआ क्या था, ये चंद्रयान 2 अभी एक जियोटेल को अच्छे से स्टडी किया था, तो इसलिए जियोटेल न्यूज़ में था। उसके अलावा अभी नाविक के बारे में देख लेते हैं। न्यूज़ ये है कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बॉडी है 3GPP, विच डेवलप्स प्रोटोकॉल्स फॉर मोबाइल टेलीफोनी, हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज रीजनल नेविगेशन सिस्टम नाविक। तो अब क्या होगा कि वेरियस जो मोबाइल ऐप्स हैं अब नाविक को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर नेविगेशन पर्पसेस। तो ये न्यूज़ में था। तो नाविक के बारे में देख लेते हैं। नाविक एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है इंडिया का। और टोटल इसमें 7 सैटेलाइट्स हैं। जो 3 जो सैटेलाइट हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। और जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनस ऑर्बिट में अंतर क्या होता है, दोनों 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सेंटर होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सर्कुलर होता है और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होता है ये इलिप्टिकल होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये हमेशा ही आपको स्टेशनरी दिखेगा, लेकिन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट आपको 24 घंटे के इंटरवल के बाद वापस से आपको एक स्पॉट पे दिखता है। उसके अलावा 2 पार्ट है IRNSS का, जो ऑलरेडी यूपीएससी मेंस में पूछा जा चुका था। स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस और रेस्ट्रिक्टेड सर्विस। रेस्ट्रिक्टेड सर्विस मिलिट्री के लिए है और SPS जो है वो जनरल पब्लिक के लिए होगा, मेनली फॉर द नेविगेशन पर्पस। और इंडिया का जो नाविक है ये ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये इंडिया को कवर करता है और इंडिया से 1500 किलोमीटर दूर तक ये नेविगेशन को कवर करेगा। और नेविगेशन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है उसको ट्रायंगुलेशन कहते हैं। तो डेफिनेटली 2D में ट्रायंगुलेशन होता है, 3D में 3D वर्जन ऑफ ट्रायंगुलेशन होगा। तो मिनिमम अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का आपको लोकेशन पता करना है 3D में XYZ एक्सिस में, तो मिनिमम आपको 4 सैटेलाइट्स की ज़रूरत होती है। और पूरे अर्थ को कवर करने के लिए टोटल 24 सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। तो 2 डेटा आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी मेंस ने भी एक बार सवाल पूछा था, नाविक किस टेक्नोलॉजी और किस मेथड से थ्रू काम करेगा या फिर नेविगेशन कैसे किया जाता है। और
उसके अलावा ये GSAT-30 न्यूज़ में था। तो GSAT-30 इंडिया का एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। पहले इनसैट होता था, उसी को रिप्लेस करके GSAT को लॉन्च किया जा रहा है। तो इनसैट 4A की सर्विसिंग खत्म हो गई थी, तो उसी को रिप्लेस करने के लिए GSAT-30 लॉन्च किया गया है। इसका जो वेट है ये लगभग 3000 kg के आसपास है। ये इंडिया के द्वारा लॉन्च नहीं, मतलब इसरो के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है। ये लॉन्च किया गया है फ्रेंच गुयाना से, एरियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। और फ्रेंच गुयाना में जो जगह है उसका नाम है काउराऊ। उसके अलावा जो न्यूज़ में था ये जेमिनी है। जेमिनी इज़ गगन इनेबल्ड मैरिनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो ये गगन इनेबल्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि फिशरमैन को अलर्ट्स मिलते रहेंगे कि फिशिंग में डेफिनेटली हेल्प हो, या कोई अगर डिजास्टर रिलेटेड कुछ भी अगर इवेंट होने वाला है तो डेफिनेटली फिशरमैन को अलर्ट्स मिलेंगे इस जेमिनी मिशन के थ्रू। इंडिया डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो सैटेलाइट सिस्टम है, इसमें क्या होगा कि इंडिया के पास वेरियस सैटेलाइट्स हैं, तो वेरियस सैटेलाइट्स के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो वो कम्युनिकेशन को इंश्योर करने के लिए इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम को भेजा गया है। और इसमें टोटल 2 सैटेलाइट्स होंगे, 2 सैटेलाइट्स विल बी देयर। और डेफिनेटली ये गगनयान मिशन में भी डेफिनेटली हेल्प करेगा। और ये जानने की ज़रूरत है कि ये किस हाइट पे है। ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा, ये लो अर्थ ऑर्बिट में ये नहीं होगा, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा। तो बस आपको ये पता होना चाहिए। जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, और जनरली वो PSLV के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। जैसे कार्टोसैट 3 ये मैपिंग रिलेटेड सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लॉन्च किया गया होगा किसी PSLV के द्वारा, PSLV C-47 के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। उसके अलावा रिसैट-2 BR-1 के बारे में देख लेते हैं। रिसैट का फुल फॉर्म है राडार इमेजिंग सैटेलाइट। ये सेकेंड राडार इमेजिंग सैटेलाइट था, यहाँ पे 2 है इसलिए। और ये PSLV C-48 के द्वारा भेजा गया था, और इट वाज द गोल्डन जुबिली लॉन्च। और इसके अलावा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इस पर्टिकुलर सैटेलाइट लॉन्च के द्वारा। और अभी इसरो का एक कॉमर्शियल आर्म था जिसका नाम है अंतरिक्ष। अब दूसरा कॉमर्शियल आर्म स्टार्ट किया गया है, डेट इज़ न्यू स्पेस इंडिया। तो बस आपको ये पता होना चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर भी बैंगलोर में होगा, इसरो का हेडक्वार्टर भी बैंगलोर में है। अब ये सब जितने जो फैक्चुअल स्टफ्स हैं, तो बस आपको पता होना चाहिए कि क्या है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT जो है, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे होगा, बस आपको ये पता होना चाहिए, डेट्स इट। और फिर एक्सपोसैट जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। निसार जो है, ये जो है नासा और इंडिया के बीच में एक कोलैबोरेशन है, और ये भी राडार इमेजिंग सैटेलाइट है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए। L और S बैंड है, इसमें एक इसरो डेवलप करेगा और एक नासा डेवलप करेगा। उसके अलावा इनसाइट मिशन है नासा का, ये मार्स पे भेजा जाएगा। वोयेजर 2 जो है, ये एज ऑफ द सोलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए नासा का मिशन है। उसके अलावा नासा का क्यूरियोसिटी रोवर जो है, ये भी मार्स के ऊपर था, और ये मीथेन को स्टडी कर रहा है ऑन मार्स सरफेस। ड्रैगन फ्लाई मिशन भी नासा का है, और ये सैटर्न का जो एक मून है टाइटन, उसको स्टडी कर रहा है। टाइटन इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न। उसके अलावा आर्टेमिस ल्यूनर प्रोग्राम है, ये स्टार्ट किया जाएगा नासा के द्वारा, और यहाँ पे फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट को मून पे भेजा जाएगा। उसके अलावा जो पंच मिशन है, जो पंच मिशन है ये नासा का ही है, सन को स्टडी करने से रिलेटेड है, सन के आउटर कोरोना को स्टडी करने से रिलेटेड है। उसके अलावा स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप भी डेफिनेटली नासा का है, वन ऑफ द लार्ज टेलीस्कोप्स इन द वर्ल्ड। उसके अलावा स्टारलाइनर मिशन विल सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसके अलावा रावण 1 श्रीलंका का पहला सैटेलाइट था। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, स्काईबॉट F850, रसिया ने एक ह्यूमनॉइड फेडोर भेजा है, जिसको इस नाम से भी जानते हैं। ये फेडोर रोबोट को रसिया ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा है। उसके अलावा स्पेस में काफ़ी सारे रोबोट्स भी जा चुके हैं,
नासा का रोबोनॉट 2 गया था, जापान का किरोबो गया था, चैंग E4 चाइना का ल्यूनर प्रोग्राम है, होप स्पेसक्राफ्ट यूएई अपना एक मार्स मिशन लॉन्च करेगा, उस स्पेसक्राफ्ट का नाम है होप स्पेसक्राफ्ट। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इंडिया भी काफ़ी हेल्प प्रोवाइड किया था, इसरो भी काफ़ी हेल्प किया था यूएई को। फिर रिमूव डेब्रिस मिशन, जो स्पेस डेब्री होता है उसको रिमूव करने से रिलेटेड, इसका प्रोनाउंसिएशन डेब्रिस नहीं होता है बल्कि डेब्री होता है। हायाबुसा 2 जापान का मिशन था, ये एस्ट्रॉयड रयुगु पे गया था और इस अब ये वापस अर्थ की तरफ वापस आ रहा है। उसके अलावा स्पेस एक्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कि वो वेरियस सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट पे रखेंगे और वो सैटेलाइट से पूरे धरती पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये जो कंसेप्ट है स्पेस एक्स का, उसका नाम रखा गया है स्टारलिंक नेटवर्क। तो जो यूपीएससी के एंगल से इंपॉर्टेंट है कि स्टारलिंक नेटवर्क किससे एसोसिएटेड है, तो दैट इज स्पेस बेस्ड इंटरनेट प्रोजेक्ट ऑफ स्पेस एक्स। उसके अलावा ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में देख लेते हैं। इस कंसेप्ट को थोड़ा अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। तो पूरा जो यूनिवर्स होता है वो 3 कंपोनेंट का बना होता है, एक नॉर्मल मैटर, एक डार्क मैटर और एक डार्क एनर्जी। नॉर्मल मैटर इज रफली अबाउट 4 to 5% ऑफ द टोटल यूनिवर्स। डार्क मैटर जो होते हैं वो 20 to 25% के आसपास होते हैं और जो रेस्ट 70% है डैट इज डार्क एनर्जी। नॉर्मल मैटर जो हम और आप देखते हैं डैट इज नॉर्मल मैटर। डार्क मैटर का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये होता है कि डार्क मैटर लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, वो केवल ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है। और डार्क एनर्जी का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव होता है, लेकिन डार्क एनर्जी में ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव होने लगता है। तो अगर हमको डार्क मैटर को स्टडी करना है तो वो लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, तो हम अगर वेरियस टेलीस्कोप्स को यूज़ करके हम डार्क मैटर को इंडिया में या इस अर्थ से स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो उनको स्टडी करने के लिए ग्रेविटेशनल वेव्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए ग्रेविटेशनल वेव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ग्रेविटेशनल वेव्स विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है कि जब कोई भी ये जो स्पेस टाइम फैब्रिक होता है, तो डेफिनेटली जब जो डार्क मैटर होता है वो ग्रेविटी के थ्रू इंटरेक्ट करता है, तो वो जो स्पेस टाइम फैब्रिक को टिल्ट कर देगा या फिर अंदर दबा देगा बिकॉज ऑफ इट्स मास। तो अगर जब हम ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी कर रहे होंगे तो बेसिकली वो जो टिल्ट होगा या फिर जो जितना दब जाएगा बिकॉज ऑफ द मास, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो लेंसिंग यही फेनोमेना है कि लेट्स से यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल वेव्स अगर जैसे ही बेसिकली ये मास है और यहाँ पे स्पेस टाइम फैब्रिक को टिल्ट कर दिया गया है, तो ये जो टिल्टिंग होगी ये बिकॉज ऑफ ग्रेविटी होगी, तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग में इसी चीज़ की स्टडी होगी। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट डार्क मैटर बिकॉज डार्क मैटर ओनली इंटरेक्ट्स थ्रू ग्रेविटी एंड नॉट थ्रू लाइट। तो जहाँ तक है कि मैं डार्क मैटर के बारे में आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा, ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डार्क मैटर केवल ग्रेविटी के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, ना कि लाइट के थ्रू। तो बेसिक बेसिक आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। बस अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको इतना भी पता है, तो डेफिनेटली अगर कोई भी सवाल आएगा ग्रेविटेशनल लेंसिंग या डार्क मैटर के ऊपर, तो डेफिनेटली यू कैन बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। उसके अलावा यहाँ पे भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन न्यूज़ में इसलिए था, पहले ये गुजरात का एक इंस्टीट्यूट था, अब ये आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर। तो बस यही न्यूज़ था। लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय वुमेन, ये नासा एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच के द्वारा किया गया। 30 मीटर टेलीस्कोप न्यूज़ में है। हुआ क्या था कि अभी तक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया गया है। अब प्रॉब्लम हो रही है कि हवाई में बनने वाला है 30 मीटर टेलीस्कोप, तो वहाँ पे जो लोकल ट्राइबल्स हैं, लोकल लोग हैं, काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लैंड अपना नहीं देना चाह रहे हैं, तो इसलिए न्यूज़ में था। इंडिया भी इसका पार्ट है, टोटल 5 कंट्रीज़ का पार्ट है, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान एंड यूएसए। तो इंडिया इसका पार्ट है और उसके अलावा 4 कंट्री भी इसके पार्ट हैं। इंडिया भी फंड्स प्रोवाइड कर रहा है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेलीस्कोप। और ये जो टेलीस्कोप है, इंडिया टोटल 20% नहीं 10% ऑफ द टोटल फंड्स देगा। और ये जो टेलीस्कोप है इसका नाम 30 मीटर टेलीस्कोप इसलिए क्योंकि इसका डायमीटर 30 मीटर होगा। टेलीस्कोप के लिए डायमीटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितना ज़्यादा डायमीटर होता है उतना ज़्यादा रिजोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक टेलीस्कोप बनाया जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका रिजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होगा। 30 मीटर इसका डायमीटर है। तो यूपीएससी आपको ट्रिक कर सकता है कि 30 मीटर इसका रेडियस है, तो डेफिनेटली वो गलत होगा। प्लूनिट्स वैसे बॉडीज़ को कहते हैं जो
पहले तो किसी प्लैनेट का मून था, लेकिन फाइनली वो अब उसके ग्रेविटेशनल पूल से बाहर निकल गया है और एक स्टार को अब रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको प्लूनेट्स कहते हैं। और एरोकॉथ क्या है कि अल्टीमा थूले का नया नाम दिया गया है। अल्टीमा थूले को डिस्कवर किया गया था नासा के द्वारा कुइपर बेल्ट में लास्ट 3 to 4 years के विदिन ही। और इसी का नाम एरोकॉथ रखा गया है और ये न्यू हॉराइजन मिशन के द्वारा खोजा गया था। ये कुछ न्यूज़ में नहीं है। गोल्डिलॉक्स जोन वैसे जोन को कहते हैं जो हैबिटेबल जोन ऑफ ए स्टार के विदिन होते हैं, जहाँ पे लाइफ मिल सकती है। कुछ न्यू मून्स ऑफ सैटर्न मिले हैं, तो ये न्यूज़ में था। उसके अलावा एस्ट्रॉयड बेनू न्यूज़ में है, क्योंकि ये अर्थ की तरफ बढ़ रहा है और मे भी हो सकता है कि ये अर्थ पे अटैक कर दे। तो एक मिशन है ऑसरस रेस्क नाम का नासा का, वो इसी बेनू पे जाएगा। उसके अलावा हाइगिया भी माना जा रहा है कि एक ड्वार्फ प्लैनेट हो सकता है। अभी तक टोटल सोलर सिस्टम के 5 ड्वार्फ प्लैनेट हैं: प्लूटो, एरिस, मेकमेक, होमिया, सेरेस। सेरेस जो है वो एक एस्टेरॉयड है। हीलियम हाइड्राइड आयन पहली बार स्पेस में पाया गया है, इसलिए न्यूज़ में था। टार्डिग्रेड न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मून पे इसराइल का एक मिशन भेजा गया था, डेट वाज बेरेसिट। तो वो ब्लास्ट कर गया था, तो उसमें उस मिशन में काफ़ी टार्डिग्रेड भी भेजे गए थे, तो वो टार्डिग्रेड मून के सरफेस पे चले गए, तो इसलिए न्यूज़ में था। टार्डिग्रेड एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, काफ़ी हार्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। हार्ड ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स कि वो किसी भी डिफिकल्ट कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इट इज़ द ओनली एनिमल टू हैव सर्वाइव्ड ऑल 5 एक्सटेंशंस नोन टू मैन। उसके अलावा जो न्यूज़ में इम्पोर्टेंट है, और न्यूज़ में ऐसा चाहिए फैक्चुअल स्टफ में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने एंड से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता। आपके पास अगर काफ़ी टाइम है तो देखिएगा, नहीं तो डेफिनेटली ना आपको याद रहेगा। एक बार केवल हल्की नज़र में देख लें, डैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। अगर नहीं भी देखेंगे तो भी डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास फ़ायदा नहीं होगा इतना फैक्चुअल देख के। आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करें, डेफिनेटली मेरे को अच्छे से आइडिया है कि यूपीएससी कहाँ, डेफिनेटली कहाँ आप पढ़ेंगे तो आपका एक अच्छा आउटपुट रेशियो निकलेगा। अब आ जाते हैं आईटी एंड कंप्यूटर के ऊपर। आईटी एंड कंप्यूटर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखता है। तो सबसे पहले 5G नेटवर्क के ऊपर देख लेते हैं। तो 4G और 5G में क्या डिफरेंस है, तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। तो 4G और 5G में अगर देखें तो 4G और 5G में 5G तो डेफिनेटली बेटर वर्जन है। कैसे बेटर है, तो 5G में डेफिनेटली स्पीड ज़्यादा होगा, बैंडविड्थ ज़्यादा होगा और लेटेंसी कम होगा। तो स्पीड और बैंडविड्थ तो ज़्यादा ही होना चाहिए। स्पीड डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए। बैंडविड्थ इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होना चाहिए, तो डेफिनेटली 5G में ज़्यादा है। लेटेंसी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वेव को जाने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी। तो अगर कम टाइम लगे तो वो बेटर होगा। तो 5G में लेटेंसी कम होती है क्योंकि कम टाइम लगता है। उसके अलावा भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इट इज द प्लान टू लिंक ऑल द 2.5 लाख ग्राम पंचायत थ्रू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। उसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो न्यूज़ था वो ये है कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस सेटअप किया है फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन बेंगलुरु, कर्नाटका। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, आप थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि थोड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कौन सा मिनिस्ट्री देखेगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को देख रहा है। तो ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, साइबर फिजिकल सिस्टम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बस आपको बेसिक बेसिक जो पता होना चाहिए वो ये है कि एक डिसेंट्रलाइज लेजर होता है जो सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, और ये काफ़ी सिक्योर्ड होता है क्योंकि इसमें क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया जाता है, ना कि नॉर्मल क्रिप्टोग्राफी का। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है कि कोई भी मैसेज को में कोडिंग की जाती है, उसको इनकोड किया जाता है ताकि डिकोड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ किया जाता है फॉर द इनकोडिंग पर्पस। उसके अलावा अब क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के बारे में डिटेल में पढ़ना की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको बस ये टर्म्स सुने होने चाहिए कि डेफिनेटली अगर प्रीलिम्स में आपको अगर कोई स्टेटमेंट आए तो आपको पता हो। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करने का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। न्यूज़ में इसलिए आया था कि गवर्नमेंट इन पैक्ट विद द IBM इंडिया फॉर अंडरटेकिंग ए पायलट स्टडी टू यूटिलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वेदर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इन
एग्रीकल्चर। तो बस ये न्यूज़ आपको पता होना चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का जो यूज़ है, किस किस फील्ड में यूज़ किया जा सकता है, तो ये आपको यहाँ 5 फील्ड दिया गया है। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज़ और स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये 5 एरियाज़ को नीति आयोग रिकॉग्नाइज किया था। नीति आयोग ने एक स्ट्रेटजी पेपर डिस्कस किया है रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख रहा है इंडिया में। उसके अलावा अगला कंसेप्ट देख लेते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का बेसिक क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और न्यूज़ में क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो द गवर्नमेंट इन इट्स बजट 2020 हैज अनाउंस्ड द लार्जेस्ट एवर साइंस मिशन, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस। तो इस मिशन के बारे में देख लेते हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में फिर देख लेंगे। तो ये जो मिशन के बारे में डेफिनेटली डिटेल में यहाँ पे नहीं दिया गया है, बस इतना पता होना चाहिए कि टोटल 8,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर होगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और डिफरेंट क्वांटम टेक्नोलॉजी को कवर किया जाएगा, और उसमें क्वांटम कंप्यूटिंग में डेफिनेटली कवर होगा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में देख लेते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में तो चल ही रहा है, स्पेशली बिकॉज गूगल ने अपना एक क्वांटम कंप्यूटर साइकामोर डेवलप किया था। तो साइकामोर में आपको नाम भी पता होना चाहिए कि यूपीएससी डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि साइकामोर न्यूज़ में था वो क्या था। अब क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है कि नॉर्मल कंप्यूटिंग में 2 बिट्स का यूज किया जाता है, दैट इज 0 एंड 1। और उसी तरह क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या है कि नंबर ऑफ बिट्स कितने भी हो सकते हैं। एक बिट होगा 0, एक बिट होगा 1, और उसके अलावा वेरियस सुपरपोजिशन ऑफ 0 एंड 1 भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बिट होगा जिसमें 10% 0 होगा और 90% 1 होगा। एक बिट होगा जिसमें 20% 0 होगा और 80% 1 होगा। तो 0 होगा, 1 होगा, और 0 और 1 का मिक्सचर्स भी होंगे। तो ये जो मिक्सचर्स हैं इनको क्यूबिट्स कहते हैं, दैट इज क्वांटम बिट्स। तो नंबर ऑफ बिट्स इसमें डिपेंडिंग ऑन द यूज क्रिएट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्यूबिट्स का कंसेप्ट होता है। और सुपरपोजिशन मैंने आपको बताया, सुपरपोजिशन यही हुआ कि 0 और 1 का मिक्सचर होगा, वो किसी रेशियो में भी हो सकता है। तो दिस इज सुपरपोजिशन। और एक यहाँ पे इंटेंगलमेंट का भी कंसेप्ट होता है। इंटेंगलमेंट क्या होता है कि लेट से एक क्यूबिट है जिसमें अगर 30% 0 है तो 70% 1 ही होगा, अगर 40% 0 है तो 60% 1 ही होगा, कि दोनों परसेंटेज को जोड़ के 100 हो जाना चाहिए। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटेंगलमेंट, कि आपको एक पता है तो दूसरा पता चल जाए। बोथ द स्टेट्स आर इंटेंगल्ड, कि अगर आपको पता है कि 40% 0 है तो 60% ही प्रोबेबिलिटी होगी 1 होने की, 50% प्रोबेबिलिटी है 0 होने की, तो 1 होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी 50% होगी। आपको पता चल जा रहा है बिकॉज बोथ द स्टेट्स आर इंटेंगल्ड। तो रफली आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि सुपरपोजिशन क्या है, इंटेंगलमेंट क्या है, क्यूबिट्स क्या है। तो ये बेसिक्स है। और यहाँ पे ये जो बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग है ये भी डीएसटी देखेगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अलावा एज कंप्यूटिंग का कंसेप्ट देख लेते हैं। एक कंसेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ट एग्जांपल आपको अगर मैं बताऊं तो वो जीमेल होगा, कि जीमेल में आपको बेसिकली डेटा को स्टोर नहीं करना पड़ता है, वो ऑलरेडी गूगल कंपनी अपने सर्वर में स्टोर करती है। तो जहाँ पे डेटा का यूज किया जा रहा है, जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है वो काफ़ी दूर है। सो दिस इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। लेकिन क्या है एज कंप्यूटिंग में क्या होता है कि डेटा जहाँ पे स्टोर है, जहाँ प्रोसेस हो रहा है वो आसपास ही है। तो डेट इज कॉल्ड एज कंप्यूटिंग। तो बस आपको ये टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और एज कंप्यूटिंग क्या है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा न्यूज़ में, तो अब ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। अब ये डार्क नेट का कंसेप्ट देख लेते हैं। न्यूज़ में इसलिए आया था, रिसेंटली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अरेस्टेड द कंट्रीज फर्स्ट डार्कनेट नारकोटिक्स ऑपरेटिव हु एलिजिडली शिप्ड हंड्रेड्स ऑफ साइकोट्रॉपिक ड्रग्स पार्सल्स अब्रोड। तो अब डार्क नेट के बारे में देख लेते हैं। तो ये सरफेस वेब होता है, सरफेस वेब, ये डीप वेब है और डार्क वेब है। तो जो भी वेब ब्राउजर होता है वो सरफेस वेब को ही रिकॉग्नाइज कर पाता है, डीप वेब को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। और डीप वेब और डार्क वेब में क्या डिफरेंस है कि डार्क वेब इंक्रिप्टेड होता है, डीप वेब इंक्रिप्टेड नहीं होता है। तो मेजर जो डिफरेंस हुआ मैंने आपको बता दिया। तो अब ये परसेंटेज भी आपको आइडिया लग सकता है कि मेजर जो चीज़ें वो डीप वेब में होती है और सरफेस वेब और डार्क वेब में काफ़ी कम होती है। डेटा लोकलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ था।
आरसीईपी नेगोशिएशन में भी न्यूज़ में आया था कि इंडिया चाहता है डेटा लोकलाइजेशन हो। उसके अलावा ई कॉमर्स पॉलिसी में भी डेटा लोकलाइजेशन की बात की गई है। उसके बाद पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में भी डेटा लोकलाइजेशन की बात की गई है। तो डेटा लोकलाइजेशन क्या है कि जो इंडिया से रिलेटेड डेटा है वो एक कॉपी इंडिया में ही हो या फिर केवल इंडिया में ही हो, तो डैट इज डेटा लोकलाइजेशन। तो अब जो जो चीज, ये कंसेप्ट तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा, लेकिन उसके अलावा जो जो और कंसेप्ट है या फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। एक जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है जीडीपीआर, ये ईयू का है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा क्लैरिफाइंग लॉफुल ओवरसीज यूज ऑफ डेटा क्लाउड, ये यूएस का है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में देख लेते हैं। तो जो जो बैकग्राउंड फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया क्लाउड, ये भी डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, यूएसए का है। जीडीपीआर जो है वो यूरोप का है। इंडिया में केएस पुट्टास्वामी केस आया था, जो राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 बताया था। उसके तहत ही फिर इंडिया में बीएन श्री कृष्णा पैनल ने अपनी रिपोर्ट दी थी रिगार्डिंग पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, और उसी के बेसिस पे बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में। अभी तक पास नहीं हुआ है। तो अब इस बिल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि पर्सनल डेटा को पहली बात कैटेगराइज किया गया है 3 तरह के पर्सनल डेटा में: क्रिटिकल पर्सनल डेटा, सेंसिटिव पर्सनल डेटा और जनरल पर्सनल डेटा। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कंसेंट की बात की गई है कि जो पर्सनल डेटा अगर लिया जाएगा विथ कंसेंट ओनली लिया जाएगा। साथ में राइट टू फॉरगेटन की भी बात की गई है, डेटा लोकलाइजेशन की बात की गई है, और फिड्यूसरी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी इस एक्ट में इस बिल में डिस्कस किया गया। फिड्यूसरी मतलब हुआ कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को डेटा दे रहे हो, फॉर एग्जांपल कुछ डेटा आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देते हो, तो वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो फिड्यूसरी है। तो हर फिड्यूसरी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी इस पर्टिकुलर बिल में डिस्कस किया गया है। एक बॉडी बनाई जाएगी सेंट्रल लेवल पे, डेट इज डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसके बारे में भी इस बिल में चर्चा की गई है। डेटा प्रोटेक्शन फंड भी एक क्रिएट किया जाएगा इन ऑर्डर टू बेटर इंप्लीमेंट दिस एक्ट व्हेन पास्ड। उसके अलावा ये जो तीनों टाइप्स ऑफ पर्सनल डेटा है इसके बारे में मैं बता ही देता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है डेट इज क्रिटिकल पर्सनल डेटा। वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आधार का डेटा है, वो डेटा केवल इंडिया में ही स्टोर किया जा सकता है और इंडिया में ही प्रोसेस होगा, वो इंडिया से बाहर जा ही नहीं सकता है। उसके अलावा होता है एक सेंसिटिव पर्सनल डेटा, जैसे आपके बायोमेट्रिक्स या फिर आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, या फिर कुछ हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फाइनेंसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। वो डेटा स्टोर केवल इंडिया में होगा लेकिन प्रोसेसिंग के लिए बाहर भेजा जा सकता है। और साथ में एक जनरल पर्सनल डेटा हुआ, जो ना क्रिटिकल डेटा है ना ही सेंसिटिव डेटा है, वो जनरल डेटा हो गया। उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस नहीं मेंशन किए गए इस पर्टिकुलर एक्ट में। उसके अलावा 3D प्रिंटिंग काफ़ी साल से न्यूज़ में, अभी न्यूज़ में इसलिए आया रिसेंटली, इसराइल क्रिएटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हर्ट मेड अप ऑफ ह्यूमन सेल्स, तो इसलिए न्यूज़ में था। बायो इंक का यूज़ किया जाता है बेसिकली फॉर 3D प्रिंटिंग ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। बायोमेट्रिक्स से रिलेटेड जो न्यूज़ में है बस वो मैं बता देता हूँ जो काम की बात है। इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री in the world to issue biometric seafarer identity document capturing the facial biometric data of seafarers। ये चीज़ न्यूज़ में है, इंडिया पहला कंट्री ऐसा करने वाला। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए डिटेल में, और कुछ यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। RFID टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RFID ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसका यूज़ किया जाएगा फास्टैग में, और हाल में इंडियन रेलवेज भी इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, तो डेफिनेटली इसलिए न्यूज़ में था। तो RFID, ब्लूटूथ और NFC के बारे में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। तीनों में ही रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है। ब्लूटूथ और NFC जो होता है वो 2 वे कम्युनिकेशन के लिए होता है, RFID 1 वे कम्युनिकेशन के लिए ही होता है। और NFC काफ़ी क्लोज होना चाहिए तभी ये काम करता है, क्लोज टू इंचेज, अबाउट मैक्सिमम अप टू 5 to 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तक ये काम करता है। 40 मीटर तक काम करता है ब्लूटूथ, और ये लगभग 100 से 150 मीटर तक भी काम करता है RFID टेक्नोलॉजी। उसके अलावा जो जो न्यूज़ में था वो देख लेते हैं। पेगासस स्पाईवेयर न्यूज़ में था, इंडिया के काफ़ी जर्नलिस्ट पे इसका अटैक किया गया था। ये इसराइल के NSO ग्रुप के द्वारा बनाया गया था।
स्ट्रैंड हॉग भी एक बग है, बस आपको ये पता होना चाहिए। जेनोबॉट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग सेल्फ हीलिंग रोबोट डेवलप्ड बाय इंजीनियरिंग फ्रॉग एम्ब्रियोज। उसके अलावा इंडिया का जो पहला रोबोकॉप है वो केरला में आया था। रोबोकॉप इज रोबोट प्लस कॉप हो गया पुलिस मैन, तो रोबोट जो पुलिस मैन का काम कर रहा है, तो वो केरला में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था केरला पुलिस के द्वारा। उसके अलावा अब डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। डिफेंस में जनरली फैक्चुअल होता है, तो क्या है जो काम की चीज़ें, जो बेसिक फैक्ट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। अस्त्र डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, फर्स्ट इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल है। और मिसाइल में जो 5 जो इंडिया के इंपॉर्टेंट मिसाइल है, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश और नाग, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी आप बेसिक बुक से देख लेना अगर आप अच्छे से कवर अगर नहीं किए हो। ब्रह्मोस इंडिया का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होता है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल होता है कि वो ग्रेविटी के अंडर फ्लो करता है। क्रूज मिसाइल क्या है कि अलग से फोर्स लगाया जाता है अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी। और ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस ये इंडिया और रसिया का जॉइंट वेंचर था। फॉर ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्को फॉर मॉस्को रिवर, तो 2 इंडिया रसिया के रिवर्स के नाम पे इसका नाम रखा गया है। अब सुपरसोनिक क्या होता है कि सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक आपको पता होना चाहिए। सबसोनिक इफ द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड, देन दैट इज कॉल्ड सबसोनिक। सुपरसोनिक अगर उसका स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा है। और हाइपरसोनिक दैट मीन्स कि उसका स्पीड इज मोर देन 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड रफली एयर में 330 टू 340 मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है, और 330 टू 340 मीटर पर सेकेंड को 1 मैक कहते हैं, मैक नंबर। उसके अलावा प्रनास अभी न्यूज में था, वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। पिनाक जो है वो मिसाइल सिस्टम है। क्यूआरसैम जो है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया था, काफी न्यूज में था। के4 मिसाइल जो है ये न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन से लॉन्च किया जाएगा। उसके अलावा एवेनगार्ड रसिया डेवलप्ड इट्स फर्स्ट हाइपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल कॉल्ड एवेनगार्ड, और इसकी स्पीड विल बी फास्टर देन मैक 5। उसके अलावा प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का डेवलपमेंट किया जाता है। फिर वरुणास से रिलेटेड ऑलरेडी यूपीएससी ने सवाल पूछ रखा है, तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा। वराह जो है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, ये न्यूज में था। उसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंडिया यूएस से खरीद रहा है। एलसीए तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस उसका नेवल वर्जन अभी आया था। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इट्स क्लास। सारस एयरक्राफ्ट, इट इज इंडियाज फर्स्ट एवर इंडिजिनस लाइट पैसेंजर एयरक्राफ्ट। ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। यहाँ पे कंफ्यूजन किया जा सकता है, यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है। सारस एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा न्यूज में था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, एचएएल के द्वारा बनाया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। फिर चिनुक हेलीकॉप्टर्स इंडिया यूएसए से ले रहा है। डॉर्नियर 228 जो है इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एचएएल। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, ये इंडिया इजराइल से ले रहा है। नेत्र जो है वो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। सारंग जो है वो आर्टिलरी गन है। फिर आगे देख लेते हैं डिफेंस के बारे में, स्पेस वेपनाइजेशन के बारे में। अभी हाल में क्या है कि यूएसए ने अपनी 6ठी फोर्स का डिक्लेरेशन किया है, 6th ब्रांच ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आफ्टर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मैरिन्स एंड कोस्ट गार्ड। दैट विल बी कॉल्ड स्पेस फोर्स, यूएस स्पेस फोर्स। तो ये न्यूज़ में था, और इसी तरह न्यूज़ में है आउटर स्पेस ट्रीटी, बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ ओनली। और इंडिया इसका पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। आउटर स्पेस ट्रीटी इज अबाउट पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, कि वहां पे वेपनाइजेशन ना हो सके। मिशन शक्ति न्यूज में था, इट इज इंडियाज फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल एज अ पार्ट ऑफ मिशन शक्ति। ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया था, ना कि इसरो के द्वारा।
उसके अलावा ड्रोन रेगुलेशन अभी पेश किए गए थे, कुछ टाइम पहले ही पेश किए गए थे। और अभी क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अनाउंस किया है कि स्कीम प्रोवाइडिंग ए विंडो अप टू January 31st फॉर द वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ड्रोन्स एंड देयर ऑपरेटर्स। तो आपको मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो क्योंकि यूपीएससी मिनिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है, तो मे बी यूपीएससी दे दे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किया था, तो नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने किया है। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इस रेगुलेशन का, कि सभी को सारे ड्रोन्स को रजिस्टर कराना होगा। उसके अलावा ड्रोन्स के साइज के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। उसके अलावा वेरियस एयर स्पेस को डिमार्केट किया जाएगा, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन। रेड जोन में आप नो फ्लाई जोन है, येलो जोन में परमिशन लेनी होगी, और ग्रीन जोन में नो नीड टू गेट क्लियरेंस। उसके अलावा अब हेल्थ के बारे में देख लेते हैं। तो डेफिनेटली जो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कोरोना वायरस के बारे में, तो वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है, आने वाले अपडेटेड मटेरियल में होगा। और कोरोना वायरस से रिलेटेड डेफिनेटली आप काफ़ी पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार जब आएगा तो एक पेज की जो समरी होगी उसको डिटेल में देख लेंगे। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फोकस है कि जो कोरोना वायरस है वो डीएनए वायरस नहीं है, वो आरएनए वायरस है, आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि वो डीएनए आरएनए जेनेटिक्स से रिलेटेड यूपीएससी को काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है, या काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो जितने भी डिजीजेज हैं तो जानना जो जरूरी होता है इंपॉर्टेंट, कि उसका वैक्सीन है कि नहीं है, और फिर वो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा या वायरस के द्वारा या फंजाई के द्वारा, तो वो देख लेंगे। तो सबसे पहले है पोलियो। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि रिसेंटली ग्लोबल कमीशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ पोलियो माइलिटिस इराडिकेशन ऑफिशियली डिक्लेयर दैट वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 हैज़ बीन इराडिकेटेड। तो वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 का इराडिकेशन हो चुका है। पोलियो वायरस के द्वारा किया जाता है। और इंडिया पोलियो फ्री कंट्री है, यहाँ इंडिया में पोलियो इराडिकेट हो चुका है। उसके अलावा वैक्सीन भी है इंडिया में, दो तरह का वैक्सीन है, ऑरल पोलियो वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो अभी दिया जाता है, जो ऑरल वैक्सीन जो दिया जाता है उसमें लाइव वायरस दिए जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये वायरस तो एटीन्यूएटेड है, लेकिन फिर से अगर वापस से ये सही से अगर जिंदा हो गया तो होता क्या है कि फर्दर ये फिर पोलियो फैलाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो डेफिनेटली कंप्लीट इराडिकेशन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन के बारे में बात की जा रहा है, जहाँ पे जो वायरस होगा वो डेड ही होगा। लेकिन ये क्या है, ये इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाएगा, बल्कि जो ऑरल पोलियो वैक्सीन ऑरल फॉर्म में दिया जाता था। और यहाँ पे जब वैक्सीन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ट्रेंड पर्सनल की ज़रूरत होगी। ऑरल पोलियो वैक्सीन में उतने ट्रेंड पर्सनल की ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा न्यू HIV सब टाइप फाउंड बाय जेनेटिक सिक्वेंसिंग। जेनेटिक सिक्वेंसिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जो केमिकल बेसिस की सिक्वेंसिंग होती है, दैट इज़ द जेनेटिक सिक्वेंसिंग। तो दो टाइप के HIV वायरस होते हैं, दैट इज़ HIV-1 एंड HIV-2। तो हाल में HIV-1 के एक नया सब टाइप मिला है, दैट इज़ ग्रुप एन सब टाइप L। तो यही न्यूज़ में था, तो बस आपको ये पता होना चाहिए। तो ये HIV एक वायरस है, तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा। अब जो दूसरे वायरल डिजीज हैं उसके बारे में देख लेते हैं। डेंगू, ये भी वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा। H1N1 वायरस स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है, ये भी वायरल डिजीज़ है। इसका वैक्सीन भी निकल चुका है, डेट इज टैमी फ्लू वैक्सीन। चिकन पॉक्स भी वायरस के द्वारा होता है, स्मॉल पॉक्स भी वायरस के द्वारा होता है। स्मॉल पॉक्स इंडिया में इराडिकेट हो चुका है। H9N2 एक तरह का इन्फ्लुएंजा है। उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उसके अलावा इंडिया में जो वर्ल्ड का सॉरी जो WHO का है, वो डॉट्स प्रोग्राम, वो भी इंडिया में चलता है, जिसमें हर 2 दिन में, एक दिन में एक मेडिकेशन दिया जाता है TB पेशेंट्स को। और 3 तरह का जो TB होता है, एक होता है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, एक होता है एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट, एक होता है टोटल ड्रग रेसिस्टेंट। ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से रिलेटेड है। उसके अलावा जो इंडिया में प्रोग्राम है, निक्षय प्रोग्राम है। उसके अलावा RNTCP प्रोग्राम है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। उसके अलावा एक मॉस्को डिक्लेरेशन है, वो भी TB से रिलेटेड है।
उसके अलावा एक 90-90-90 स्ट्रेटजी है, वो HIV एड्स से रिलेटेड है। और इंडिया हैज़ द हाईएस्ट टीबी बर्डन इन द वर्ल्ड, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो ड्रग रेसिस्टेंट है 3 तरह का है, अब वो मैं बता देता हूँ होता क्या है तीनों में डिफरेंस। तो टोटल जो है 14 तरह के ड्रग्स हैं जो टीबी से रिलेटेड है। तो उन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू ट्रीट टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। तो जो मेजरली जो यूज़ किया जाता है आइसोनी एसिड और राइफेनपीसिन, ये दोनों अगर काम नहीं करने लगे तो डैट इज़ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस। उसके अलावा और भी 2 ड्रग हैं, मतलब टोटल अगर 4 ड्रग्स जब काम नहीं करने लगते हैं आउट ऑफ 14 ड्रग्स, तो डैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। और जब 14 के 14 ड्रग्स काम करना बंद कर देते हैं, डैट इज टोटली ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। इंडिया का प्रोग्राम है टू इराडिकेट टू एंड टीबी बाय 2025। तो टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था वो इसी से रिलेटेड है। इंद्रधनुष में एक बीजीटी वैक्सीन है जो ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है डेफिनेटली। और उसके अलावा जो न्यूज़ में है यहाँ पे, इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ $22 million टू ग्लोबल फंड ऑफ एड्स, टीबी एंड मलेरिया फॉर द 6th रिप्लेसमेंट साइकिल। तो ये न्यूज़ है, बस आपको बस फैक्चुअली पता होना चाहिए और कुछ काम का नहीं है। उसके अलावा ग्लैंडर्स डिजीज़ है। अब क्या है कि जो भी ग्लैंडर्स डिजीज़ मेनली हॉर्सेस में होते हैं, और ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और यहाँ इसका कोई वैक्सीन नहीं है। और एक काम की बात ये बता देता हूँ कि अब ये एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। तो अभी क्या है कि एनिमल हस्बेंड्री का एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दिया गया है। पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत ही आता था, लेकिन अभी एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ की एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी गई है। तो अगर लेट से यूपीएससी कंफ्यूज करना चाहे तो आसानी से कंफ्यूज कर देगी, अगर आपको अगर ये नहीं पता है कि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड एक सेपरेट मिनिस्ट्री है। साल्मोनेला ये बैक्टीरियल है। उसके अलावा रेयर डिजीजेस से रिलेटेड पहली बार इंडिया में एक पॉलिसी आई है, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस। रेयर डिजीज़ की पॉलिसी बनानी इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी रिसर्च नहीं होता है रेयर डिजीज़ में, क्योंकि किसी को भी कोई इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि वो कमा नहीं पाएंगे अगर ड्रग या वैक्सीन निकाल भी दे। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रिसर्च स्कॉलर्स को, कि ताकि रेयर डिजीज़ के भी कुछ क्योर निकल सके। तो टोटल इंडिया ने 450 ऐसे डिजीज़ को रेयर डिजीज़ क्लासीफाई किया है इस पॉलिसी के तहत। उसके अलावा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस न्यूज़ में था। तो इंडिया ने एक कॉल टू एक्शन टू एलिमिनेट दिस डिजीज़ बाय 2021 लॉन्च किया है। ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। ये मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, और एक ये पैरासाइटिक डिजीज़ है। तो यूपीएससी बोल सकता है कि ये बैक्टीरियल है, नहीं, ये पैरासाइटिक डिजीज़ है। उसके अलावा टाइफॉइड कंजुगेट वैक्सीन पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, और पाकिस्तान पहला कंट्री है। कंजुगेट वैक्सीन क्या होता है कि जनरली वैक्सीन में एंटीजन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कि ताकि बॉडी में वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो सके और बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाया जा सके। कंजुगेट वैक्सीन में क्या होता है कि जो एंटीजन डाला जाता है, कुछ वीक डाला जाता है, कुछ बहुत स्ट्रांग डाला जाता है, कि दोनों रहते हैं, तो इसीलिए उसको कॉन्जुगेट वैक्सीन कहते हैं। निमोनिया जो है उसमें लंग इन्फेक्शन होता है, और ये बैक्टीरियल है। उसके अलावा मलेरिया ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, और प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, और एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा ये फैलाया जाता है। और मलेरिया का ड्रग अभी यूज़ किया जा रहा है फॉर कोरोना वायरस यूजेस। तो डेफिनेटली वो भी न्यूज़ में था कि हाइड्रोक्लोरोक्विन इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा एक फुट एंड माउथ डिजीज़ और ब्रुसेलोसिस के बारे में देख लेते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है बेसिकली ये एक वायरल डिजीज़ है, और ये एक जूनोटिक डिजीज़ नहीं है। और ब्रुसेलोसिस जूनोटिक डिजीज़ है, साथ में बैक्टीरियल डिजीज़ भी है।
एवियन बॉट्यूलिज्म न्यूज़ में था क्योंकि ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल था फॉर द डेथ ऑफ मेनी बर्ड्स इन सांबर लेक। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है इसको डिस्कस करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया ने एक रेड लाइन कैंपेन लॉन्च किया था इन ऑर्डर टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, चेन्नई डिक्लेरेशन, ये सब एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से रिलेटेड है। उसके अलावा यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इन एनिमल फूड, इस चीज़ को भी अब बैन कर दिया गया बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री। और न्यूज़ में ये था कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत अब जो रूल्स है उसमें गवर्नमेंट ने मेडिकल डिवाइसेस को भी ड्रग्स की तरह कैटेगराइज किया है। तो मेडिकल डिवाइसेस को ड्रग्स की तरह कैटेगराइज करने में से होगा क्या कि इंडिया में ड्रग्स को रेगुलेट किए जा सकते हैं, उनका प्राइसेस क्या होगा, सप्लाई कैसे होगा, तो उसी तरह मेडिकल डिवाइसेस को भी रेगुलेट किए जा सकेंगे। जो प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो नए जो ड्रग्स बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, लेकिन ड्रग्स से रिलेटेड जो रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में भी एक डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है। तो किसी भी ड्रग की प्राइसिंग क्या होगी ये सब डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल देखता है। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने नैनो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड एक ड्राफ्ट गाइडलाइन पेश की थी, तो बस ये आपको पता होना चाहिए फैक्चुअली। नैनो साइंस से रिलेटेड इंडिया में एक नैनो मिशन है, डेट इज मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब मिशन में क्या होगा, वही घिसी पिटी चीज़ें ही होंगी कि लेबोरेटरी बनाई जाएंगी, कुछ फंड्स होंगे, आईपीआर को प्रमोट किया जाएगा, और लोग बाग को स्कॉलरशिप मिलेगी ताकि काफ़ी लोग ह्यूमन कैपिटल बढ़ाया जा सके इस पर्टिकुलर रिसर्च से रिलेटेड। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है। और उसके अलावा ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये आयुष से रिलेटेड है डेफिनेटली। और आयुष में बस एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, आपको फुल फॉर्म तो डेफिनेटली पता ही होगा, बस एक काम की चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आयुष में केवल 5 चीज़ें नहीं है बल्कि 6 चीज़ें। आयुष तो आयुर्वेद, योग, यू से यूनानी, एस फॉर सिद्ध एंड एच फॉर होम्योपैथी तो है ही, और एक सोवा रिग्पा भी ऐड किया गया है रिसेंटली, ये एक चाइनीज़ फॉर्म ऑफ मेडिसिन है। उसके अलावा वैक्सीन हेजिटेंसी क्या होता है कि लोग बाग कतराते हैं वैक्सीन को लेने से, दैट इज कॉल्ड वैक्सीन हेजिटेंसी। तो हाल में डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि वैक्सीन हेजिटेंसी एज वन ऑफ द 10 थ्रेट्स टू ग्लोबल हेल्थ। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि किसी भी फूड में अगर कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट को फोर्टिफाई कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फूड फोर्टिफिकेशन। फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस, जो एक जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, उस गोल्डन राइस में क्या होता है, उस राइस में विटामिन ए को एडिशनली डाला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फूड फोर्टिफिकेशन। तो हाल में क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्पर्सल थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पास किया है, मतलब क्लियरेंस दे दिया है। उसके अलावा ईट राइट इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसका फोकस है कि हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड को जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज़ करना है। ये फसाई के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। फसाई इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो बॉडी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2006 की एक्ट के तहत बनाई गई थी, पर 2006 में नहीं बनाई गई थी, ये 11 में बनाई गई थी। अब क्या क्या प्रमोट किया जाएगा, तो वही जनरल जो चीज़ें हैं कि सॉल्ट का कम कंजम्पशन होना चाहिए, ऑयल का कम होना चाहिए, ट्रांस फैट का होना ही नहीं चाहिए, या फिर लेट्स से शुगर का कम कंजम्पशन होना चाहिए। तो जो हेल्दी फूड क्या है, बैलेंस डाइट के बारे में, ये सबसे रिलेटेड अवेयरनेस को इंक्रीज की जाएगी। फसाई जो बॉडी है ये हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत आती है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले ये डिफरेंट मिनिस्ट्री में आती थी, अब वो इंपॉर्टेंट नहीं रहा, अभी ये हेल्थ मिनिस्ट्री में है, और एक ऑटोनमस बॉडी है अंडर द हेल्थ मिनिस्ट्री। जे सत्यनारायण कमिटी इज रिलेटेड टू नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट। बस आपको यही फैक्ट पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना है। ई सिगरेट को एक ऑर्डिनेंस के थ्रू बैन कर दिया गया था इंडिया में, बस यही फैक्ट है।
और इससे ज़्यादा आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा माइलोमा इज़ द कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा थेरेपी अभी न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे। यारा वायरस इज़ अनयूजुअल वायरस फाउंड इन ब्राज़ील, बस ये फैक्ट पता होना चाहिए। ये यारा वायरस जो है डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस नहीं है। कोरोना वायरस आरएनए वायरस है। आईपीआर के बारे में ऐसा कुछ ज़्यादा न्यूज़ में नहीं था, लेकिन जो न्यूज़ था वो घिसा पिटा ही है, कुछ खास नहीं है कि रिसेंटली इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स वाज रिलीज बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो किसने इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स लॉन्च किया है? तो डैट इज़ यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। वो हर साल ही करता है, तो हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। इंडिया में कितने तरह के आईपीआर को रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और इंडिया की जो आईपीआर पॉलिसी है, ये दो चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए। तो 6 तरह के आईपीआर इंडिया में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं: पैटेंट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कॉपीराइट, डिज़ाइन और प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन की तरह सीड वैरायटीज़ को यहाँ पे मतलब पैटेंट नहीं दिया जा सकता। ये पिछले साल भी यूपीएससी ने पूछा था। बाद बाकी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हर साल जो नए दिए जाते हैं वो करंट अफेयर्स में रहते हैं, वो आप देख लीजिएगा कि लास्ट ईयर किसको किसको दिए गए, क्योंकि यूपीएससी 2-3 बार पूछ चुका है जीआई के बारे में। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये वीपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। और इंडिया की रैंक जो है ये इम्प्रूव की है, ये 52nd पे आ चुका है। उसके अलावा इंडिया की आईपीआर पॉलिसी भी है 2016 में। तो 7 एरियाज पे फोकस किया गया है: आईपीआर अवेयरनेस, जनरेशन ऑफ आईपीआर, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉमर्शियलाइजेशन, इन्फोर्समेंट और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के बारे में। बस आपको इतना पता होना चाहिए। उसके अलावा अब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। इसी वीडियो में पूरा खत्म ही कर देता हूँ, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया होगा। जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मेनली रिन्यूएबल एनर्जी, वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी देखता है। तो यहाँ सबसे पहले रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस फ्यूल सेल सिस्टम वाज अनवील्ड। फ्यूल सेल काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। अब होता क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिलीज होके फाइनली बर्न होके वाटर ही बनेगा, तो डैट इज़ नॉट डेंजरस फॉर द इन्वायरमेंट। यहाँ पे एनोड कैथोड होते हैं बाकायदा। और फ्यूल सेल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनाई जा सकती है, तो डेफिनेटली उनका यूज़ वहाँ पे भी हो सकता है। उसके अलावा एक माइक्रोबियल फ्यूल सेल होता है। तो अब फ्यूल सेल में होता क्या है कि एनोड और कैथोड होते हैं और बाकायदा वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होता है। तो वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस अगर माइक्रोब्स करने लगे तो दैट फ्यूल सेल इज कॉल्ड एज माइक्रोबियल फ्यूल सेल। तो बस इतना ही जानना है। माइक्रोबियल फ्यूल सेल भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, और डेफिनेटली वहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज नहीं किया जाएगा बल्कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज किया जाएगा, ताकि माइक्रोब्स वहाँ पे उसको ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर सके। यहाँ पे बस कल न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि आईटी खड़गपुर हैज़ डेवलप्ड हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन टेक्नोलॉजी विच कैन बी यूज टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम सॉलिड वेस्ट एंड हाइट मॉइस्चर कंटेंट। तो अब ऐसा पूछा जा सकता है कि हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन क्यों न्यूज़ में था? तो ये वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड न्यूज़ में था। तो बस आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। ये सब कोई काम का नहीं, ये सब साइंस रिपोर्टर के न्यूज़ है। साइंस रिपोर्टर बिल्कुल भी काम का नहीं होता, यूपीएससी नहीं पूछता है वहाँ से। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया क्या है, अब नया डेफिनेशन को अडॉप्ट कर चुका है, किलोग्राम के नए डेफिनेशन को सातों जो एसआई यूनिट्स हैं बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, अ, तो उसको रीडिफाइन किया गया था। तो जो मीटर है, जैसे वो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड है, किलोग्राम को अब डिफाइन किया गया है बेस्ड ऑन प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, अब उसको आप पढ़ने बैठोगे तो आपको ऐसे ही आधा घंटा लग जाएगा समझ में, उसको समझने के लिए, अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हो। तो डेफिनेटली बस आपको इतना पता होना चाहिए कि किलोग्राम इज रिलेटेड, हैज़ बिन डिफाइंड बेस्ड ऑन प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एक कीबल बैलेंस को क्रिएट किया जाता है और उसी से प्लैंक्स कांस्टेंट के बेसिस पे ही किलोग्राम को डिफाइन किया जाता है। ये नया डेफिनेशन आया था और इंडिया के नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में भी ये कीबल बैलेंस का अब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ताकि इंडिया के पास भी एक जो डेफिनेशन है वो इंडिया के एक लेबोरेटरी में भी रह सके, मतलब इंडिया का भी एक अपना कीबल बैलेंस हो सके। तो सातों को डिफाइन कैसे किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है।
मीटर को डिफाइन किया जाता है बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ लाइट, किलोग्राम को डिफाइन किया जाता है बेस्ड ऑन प्लैंक्स कांस्टेंट, सेकंड को डिफाइन किया जाता है बेस्ड ऑन हाइपरफाइन ट्रांजिशन ऑफ सीजियम 133, एम्पियर को डिफाइन किया जाता है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, केल्विन को डिफाइन किया जाता है बेस्ड ऑन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मोल को डिफाइन किया जाता है बेस्ड ऑन एवोगाड्रो नंबर, और कैंडेला एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है, इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर लाइट की फ्रीक्वेंसी के मुताबिक उसको डिफाइन किया जाता है। बस आपको इतना जान लेना काफ़ी है। सुपर कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, तो आईएससी में रिसर्च चल रही है कि ताकि सुपर कंडक्टिविटी हो सके एट रूम टेम्परेचर। सुपर कंडक्टिविटी में क्या होता है, नॉर्मल मेटल्स में भी रेसिस्टेंस कम होता है लेकिन सुपर कंडक्टर्स में रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है। और सुपर कंडक्टर की खास बात ये होती है कि सुपर कंडक्टर के विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होता है। अब कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जा सकता है, एक एग्जांपल है मैग्नेटिक लेविटेशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। मैग्नेटिक लेविटेशन का कहाँ यूज़ किया जा रहा है, तो वो आपको अगर पता होगा हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वहाँ यूज़ किया जा रहा है। स्क्विड्स में भी यूज़ किया जा सकता है। स्क्विड्स भी एक डिवाइस होते हैं बेस्ड ऑन सुपर कंडक्टिविटी ओनली। फॉरेस्ट सर्विस के एग्जामिनेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में स्क्विड से रिलेटेड 10 या 15 नंबर का एक बार सवाल आया था। तो डेफिनेटली अब उतना डिटेल में डिस्कस करने का सेंस नहीं है क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड नहीं है, तो बस आपको नाम सुना होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट इनाग्रेट करेंगे इंडिया का पहला प्रोटोन थेरेपी सेंटर जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बनाया जा रहा है, और वो चेन्नई में बनाया जा रहा है। बस ये फैक्ट आपको बस पता होने चाहिए। अब प्रोटोन थेरेपी कैसे काम करता है वहाँ पे आपको मतलब खुजली करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूपीएससी नहीं पूछेगा, और अब पढ़ के भी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हो तो। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन अगर फोटॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होने लगे दैट इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल फोटॉन्स क्या होते हैं, फोटॉन्स दे आर ओनली पार्टिकल्स ऑफ लाइट। जैसे सोलर सेल है, वहाँ पे क्या है कि लाइट का इन्वॉल्वमेंट है और फाइनली वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो एक एग्जांपल है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि ऑप्टिक्स भी इन्वॉल्व है, दैट इज लाइट भी इन्वॉल्व है, और साथ में वहाँ पे करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे एलईडी, वो भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक एग्जाम्पल है। एलईडी में क्या है, वहाँ पे करंट का इन्वॉल्वमेंट भी है, साथ में वो लाइट का इन्वॉल्वमेंट भी है। सेरेमिक मेम्ब्रेन ये सब कुछ काम का नहीं है। इलास्टो कैलोरिक इफेक्ट क्या होता है कि अगर किसी बॉडी में अगर स्ट्रेस डालते हैं, साथ में स्ट्रेस डालने से क्या हुआ कि अगर हीट जनरेट होने लगे तो उस इफेक्ट को कहते हैं इलास्टो कैलोरिक इफेक्ट। कैलोरिक हीट और इलास्टो मीन्स वहाँ वो इलास्टिक है, वहाँ पे आप स्ट्रेस डाल रहे हैं। इसका यूज़ किया जा सकता है रेफ्रिजरेंट्स बनाने के लिए, बस इतना ही काम का है। सेरेमिक मेम्ब्रेन्स कोई काम का नहीं है। बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि बस ये इसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है, या फिर हेवी मेटल्स कॉन्टेमिनेशन को कैसे कम किया जा सकता है, बस यही काम का है। नेशनल साइंस डे बनाया जाता है 28 फरवरी को, ये सीवी रमन का बर्थडे है, और 2020 में थीम था वुमेन इन साइंस। टोरेफैक्सन टेक्नोलॉजी न्यूज़ में था ये कि ये स्वीडिश टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के तहत क्या किया जाएगा कि जो स्टबल है उसको बर्न किया जाएगा। स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम तो आपको पता ही होगी पंजाब और हरियाणा में, तो वहाँ पे स्टबल को बर्न किया जाएगा रफली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रफली 250 टू 300 डिग्री सेल्सियस तक, और वो स्टबल क्या होंगे, वो कोल लाइक पेलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फर्दर उस कोल लाइक पेलेट्स को एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ किया जा सकता है। तो उस कोल लाइक पेलेट्स को आप बर्न करेंगे तो भी डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज होगा, लेकिन स्टबल से वो कम डेंजरस होगा एनवायरमेंट के लिए। तो डेफिनेटली दिस टोरेफैक्सन टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग इन पंजाब एंड हरियाणा। तो आप मेंस के आंसर में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कोट कर सकते हो, और डेफिनेटली प्रीलिम्स के द्वारा भी पूछा जा सकता है कि टोरेफैक्सन टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो स्टबल बर्निंग के प्रॉब्लम को इससे सॉल्व किया जा सकता है, और ये एक स्वीडिश टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको दिया गया था, किस चीज़ के लिए दिया गया था, बस आपको पता होना चाहिए। नाम मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बस आप तीनों नाम एक बार देख लीजिएगा। दिया गया था फॉर स्टडिंग अर्ली यूनिवर्स एंड फाइंडिंग द एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट्स आर प्लैनेट्स बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। तो 51 पेगासी बी 2 साइंटिस्ट ने फाइंड किया था, उन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला गया है। और स्पेस और अर्ली फॉर्म इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड जेम्स पीबल को नोबेल प्राइज़ मिला है। ये हाफ ऑफ द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स शेयर किए थे, और इन्होंने लगभग बताया था कि कैसे जो फिजिक्स के जो 4 बेसिक फोर्सेस है, 4 बेसिक फोर्सेस फिजिक्स में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्स। ये फोर्स एट हाई एनर्जी
एक फोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डेफिनेटली इस प्रोसेस को कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। तो उसके बारे में इन्होंने बताया था। बस आपको बस एक बार सुन लेंगे तो मे बी आपको अच्छे से भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ, बस अगर 4 ऑप्शन दिए जाए तो आप डेफिनेटली करेक्ट क्या आप मार्क कर लोगे। उसके अलावा जो अर्ली यूनिवर्स या इवन अभी प्रेजेंट यूनिवर्स में डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, नॉर्मल मैटर, इनका कैटेगराइजेशन के बारे में भी इन्होंने स्टडी किया था, और इन तीनों के बारे में मैंने रफ आइडिया स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में दे दिया था। मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो इस चीज़ से मिला था कि अगर ऑक्सीजन लेवल चेंज कर दिया जाए तो ह्यूमन सेल कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके अलावा जो केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड मिला था। अब लिथियम ही क्यों यूज़ करते हैं कि लिथियम का क्या है कि साइज छोटा होता है, तो साइज छोटा है तो होता है तो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, वो फास्टली मूव कर सकता है बिटवीन एनोड एंड कैथोड। और लिथियम का साइज छोटा होता है तो क्या होता है, उसके चलते उसकी एनर्जी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, कम साइज में ही ज़्यादा चार्ज आ जाता है। और लिथियम आयन बैटरी का कहाँ यूज़ किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ साइंस के फील्ड में दिया जाता है, और ये CSIR के द्वारा दिया जाता है इस फील्ड्स में, फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, मेडिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लानिटरी साइंस। मिसलेनियस अगर देखिए तो एक एनुलर सोलर इक्लिप्स न्यूज़ में था। तो अब बस ये उतना डिटेल में अब यूपीएससी नहीं पूछेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सोलर इक्लिप्स और जो ल्यूनर इक्लिप्स होता है, तो सोलर इक्लिप्स किस चीज़ को कहते हैं तो आपको पता होगा। उसमें बीच में कौन आता है, मून आता है, और ल्यूनर इक्लिप्स में बीच में अर्थ आ जाता है। सोलर जो इक्लिप्स जो होता है, ये देखना जरूरी है कि सोलर इक्लिप्स किस समय होता है। सोलर इक्लिप्स जो आपका होता है ये न्यू मून में होता है, ल्यूनर इक्लिप्स जो होता है वो फुल मून में होता है। बस ये फैक्ट्स आपको इक्लिप्स से रिलेटेड याद होने चाहिए। उसके अलावा साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक ड्राफ्ट पेश किया था कि एक साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी होनी चाहिए। उसके अलावा रामानुजम न्यूज़ में थे, क्योंकि रामानुजम मशीन एक न्यूज़ में आ रहा था। रामानुजम मशीन एक मशीन नहीं है बल्कि एक एल्गोरिदम है, बस आपको ये पता होना चाहिए। और रामानुजम के बारे में यूपीएससी ने एक बार सवाल भी पूछा था कि एक मूवी आई थी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। उसके अलावा एक नंबर है रामानुजम नंबर 1729 इज कॉल्ड द रामानुजम नंबर, क्योंकि ये दो तरीके से लिखा जा सकता है एज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स। 1729 इज 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब एंड इट इज ऑल्सो 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। विक्रम साराभाई न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि 1919 में इनका बर्थ हुआ था, 100 साल इनका पूरा हो चुका है इनके बर्थ का। और ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के दूसरे चेयरमैन थे आफ्टर होमी जहांगीर बाबा, और इसरो के पहले चेयरमैन थे। और डेनाइस ओवन से रिलेटेड यूपीएससी ने ऑलरेडी सवाल पूछ रखा है। ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 ये न्यू दिल्ली में ही हुआ था, और इंडिया का पहला ये बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉन्फ्रेंस था इतना बड़ा, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। उसके अलावा जो ब्लाइट डिजीज़ होती है वो राइस से रिलेटेड, और ये एक फंगल डिजीज़ होती है। बस इतना ही काम का था। मैंने पूरा इन्वायरमेंट को कवर कर दिया, सॉरी मैंने पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर कर दिया है। डैट इज़ इनफ, और इससे ज़्यादा डिटेल में करने का कोई सेंस नहीं बनता। मैंने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर कर दिया है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।